अस्सलाम वालेकुम। आलमी इदारा सेहत और इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के इश्तराक से हर साल दुनिया भर में 14 नवंबर को आलमी यौम ज़ियादतीस मनाया जाता है ताकि इस मर्ज़ से मुतल्लिक हर सतह तक मालूमात आम की जा सकें। क्या आप जानते हैं कि 14 नवंबर का दिन क्यों मुंतखब किया गया? तो डॉक्टर फेडरिक के साथ दीगर साइंसदानों ने इंसुलिन की दरियाफ्त में अहम किरदार अदा किया था, लिहाजा आलमी इदारा सेहत और इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन ने डॉक्टर फेडरिक को खराज तहसीन पहुँचाने के लिए 14 नवंबर का इंतखाब किया, जो उनकी पैदाइश का दिन है। ज़ियादतीस, जिसे उर्फ़ आम में शुगर का मर्ज़ भी कहा जाता है, कतई मुतादी मर्ज़ नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में हर 10 में से 2 अफराद इसके निशाने पर हैं। ज़ियादतीस से मुतासर ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर पहला है। हालांकि आज से चंद बरस कबल ये पाकिस्तान तीसरे नंबर पर शुमार किया जाता था। और से तशवीशनाक बात तो ये है कि जो शेरख्वार बच्चे हैं और नौजवान, वो भी इस मर्ज़ के लपेट में आ रहे हैं। हालांकि इससे कबल ये मर्ज़ बड़ी उम्र के अफराद ही में देखा जा रहा था। हमदर्द फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर तमाम आज हम ज़ियादतीस के आलमी मौके की मुनासबत से प्राइमरी केयर डायबिटीज़ एसोसिएशन में हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर शकील अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमारे नाज़रीन के लिए पहले आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दीजिए। देखिए, मैं कई बरसों से कराची में डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। मेरा इंटरेस्ट डायबिटिक फुट अल्सर में है और डायबिटीज़ की अवेयरनेस के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत काम किया, कई किताबें लिखी और कई हज़ार मज़ामीन जो है मैं तहरीर कर चुका हूँ। मकसद ये कि डायबिटीज़ की आगाही लोगों तक पहुँचे, उन्हें मालूमात हो कि किस तरीके से वो अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपने ख़ानदान वालों को, अपने बच्चों को शुगर से बचा सकते हैं। नई इक़साम से मुतल्लिक भी बताएं। देखिए, डायबिटीज़ जो है एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें नॉर्मल से ज़्यादा शुगर खून में बढ़ जाती है। शुगर तो सब में होती है, लेकिन उसकी लिमिट होती है। नाश्ते से पहले नॉर्मल अफराद में 100 मिलीग्राम से कम होती है, डेसीलीटर से कम होती है, और खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होती है। लेकिन शुगर के मरीजों में क्या होता है कि शुगर के मरीजों में खाने के बाद ये 200 से ऊपर चली जाती है और नाश्ते से पहले ये 126 से ऊपर चली जाती है। इसके अलावा इसका एक और टूल होता है जिसे HbA1c कहते हैं। शुगर के मरीजों में 6.5 से ये ऊपर चली जाती है। लेकिन एक मरहला ऐसा भी होता है कि जिसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। अगर आपका HbA1c जो है वो 5.7 से 6.4 के दरमियान है, आपके नाश्ते से पहले की शुगर 100 से 125 के दरमियान है, और रैंडम ब्लड शुगर यानी खाने के 2 घंटे बाद की शुगर जो है वो 199 के 9 और 140 के दरमियान है। तो इसका मतलब है कि आपको अभी डायबिटीज़ नहीं हुई है, आपको डायबिटीज़ होने का खतरा है। ऐसे लोगों को डायबिटीज़ से बचाया जा सकता है। ठीक है सर, इनकी इक़साम से मुतल्लिक भी बताइए, खासतौर पर डायबिटीज़। देखिए, बुनियादी तौर पर अभी जो इक़साम है, मैं समझता हूँ कि डायबिटीज़ के 4 इक़साम हैं। नंबर 1 टाइप 1 डायबिटीज़ कहलाती है, जिसमें लबलबा बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। हमारा मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो बीटा सेल जो कि इंसुलिन पैदा करते हैं उन्हें तबाह कर देता है। इसके इलाज के लिए इंसुलिन ही की ज़रूरत होती है। दूसरी किस्म टाइप 2 डायबिटीज़ कहलाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में शुरू में नाकारा इंसुलिन बनना शुरू हो जाती है और आगे जाकर इंसुलिन में कमी आना शुरू हो जाती है। और फिर हाल ही में हमदर्द सेहत में भी पब्लिश हुआ था कि टाइप 5 डायबिटीज़ भी डायग्नोस हुई है। टाइप 5 डायबिटीज़ क्या होती है कि जो मालनूरिश्ड माएँ होती हैं, इन्हें ग़िज़ा की कमी होती है जिन माओं को बच्चे की पैदाइश के दौरान, तो उस बच्चे को भी ग़िज़ा की कमी होती है, जिसकी वजह से उसका लबलबा सही काम नहीं कर पाता। उसे पैदाइश से पहले ही इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। ये लोग जो होते हैं वो दुबले पतले कमज़ोर होते हैं और इनको मतलब ये कि जो है ये टाइप 5 डायबिटीज़ हो जाती है। एक डायबिटीज़ टाइप ऐसी होती है जो कि वक्ती होती है, जिसे हम GDM या गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। ये दौरान हमल होती है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है, और अगर इनको आगे इनकी लाइफ स्टाइल में चेंज ना की जाए तो ये लोग भी आगे जाकर डायबिटीज़ के पेशेंट बन जाते हैं। ठीक। अच्छा सर, दुनिया भर में ज़ियादतीस और प्री ज़ियादतीस के अफराद की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, तो पाकिस्तान और पूरी दुनिया में इसकी शरह क्या है? मर्द, ख़वातीन? देखिए, पूरे वर्ल्ड में जो है वो डायबिटीज़ जो है वो 30.7 मिलियन या 31 मिलियन के अराउंड जो है पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज़ के मरीज हैं। पाकिस्तान में 26.7 मिलियन है, 7% है, जो कि मतलब है कि बनती है 33 मिलियन। ठीक है ना, यानी पाकिस्तान में हर 10 में से दूसरा मरीज जो है वो फर्द जो है वो शुगर का मरीज है, और इतने ही प्री डायबिटीज़ है।
हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि डायग्नोस पेशेंट से ज्यादा अनडायग्नोस पेशेंट है, जिन्हें पता ही नहीं। मैं एक अपना क्लिनिक करता हूँ जहां पर मैं देखता हूँ कि रोजाना 3 से 4 लोग ऐसे आ रहे होते हैं जो किसी वजह से आते हैं और उनकी डायबिटीज डायग्नोस होती है। जितने मरीज डायबिटीज के हैं, मेरा ख्याल है कि इतने ही मरीज प्री डायबिटीज पाकिस्तान में मौजूद है, पूरे वर्ल्ड में भी मौजूद है। सर मर्दों की तादाद ज्यादा है या खवातीन इसमें? देखिए, कुछ स्टडीज ऐसा कहती हैं कि 60% मेल और 40% फीमेल में डायबिटीज है, लेकिन अगर देखा जाए ना इसे मुकम्मल तौर पर बादी दौरों में देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि मामूली सा फर्क है, मर्दों में थोड़ी सी ज्यादा और औरतों में थोड़ी सी निस्बतन कम है, लेकिन तकरीबन मतलब कि बराबर बराबर ही आप समझ लें कि डायबिटीज का मर्ज जो है वो मौजूद है। रमजान के थीम पर भी रोशनी डालिए। देखिए, माहिरीन ने शुरू में जैसे आपने कहा कि डायबिटीज का मर्ज बढ़ता चला जा रहा है, इसी तरह इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन और अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन हर साल एक तखमीना लगाती है कि भाई मतलब इतने लोग शुगर के मरीज हो जाएंगे अगले 5 सालों में, मगर देखने में यह आता उसकी तादाद तो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बात ये समझ में आई कि माहिरीन ने ये ख्याल किया और ये समझा कि डायबिटीज की रफ्तार मुतय्यन नहीं है, इसीलिए मतलब कि वो जो तखमीना तादाद होती है उससे कहीं ज़्यादा मरीज जो है वो सामने आ जाते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, अवेयरनेस भी है, तशखीस का अमल भी है और डायग्नोसिस मतलब कि ज़्यादा हो रही है। तो इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन ने इस दफ़ा जो मतलब कि थीम बनाया वो ये बनाया कि ज़ियाबतीस में मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी ज़रूरी है, यानी मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करें। इसके लिए हमें वकालत करना होगी, गवर्नमेंट को बताना होगा कि भाई शुगर का मर्ज कितना खतरनाक है और कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए हमें इनोवेशन करनी होगी, नए नए आइडियाज लाने होंगे कि किस तरीके से हम लोगों को बचा सकते हैं और किस तरीके से हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी होगी, गवर्नमेंट प्राइवेट जो है वो रिलेशनशिप डेवलप करने होंगे, ठीक है, कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना होगा, लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी होगी, फैमिलीज में अवेयरनेस पैदा करनी होगी और उनके जो अपने मतलब कि सखाफती चीजें हैं उनको मद्देनजर रखना होगा। तो मैं समझता हूँ कि और AI को शामिल करना होगा तो हम मतलब कि डायबिटीज को शायद काबू कर सके। हमें इसकी बढ़ती हुई रफ्तार को रोकना है हर सूरत में, चाहे हमें इसके लिए जंगी बुनियादों पर ही काम क्यों ना करना पड़े। अच्छा सर, अभी आपने AI का जिक्र किया तो जरा ये भी वजाहत कर दें कि डायबिटीज में AI का क्या किरदार है? देखिए, डायबिटीज में AI जो है वो डायग्नोसिस में और प्रिवेंशन में बहुत माविन साबित हो सकती है। हम ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करें जो लोगों में मतलब कि अवेयरनेस डेवलप करें कि भाई आपको खतरा है डायबिटीज होने का। मिसाल के तौर पर हम रैपिड स्कोर AI में डाल देते हैं। रैपिड स्कोर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित और उनकी टीम ने डेवलप किया, जो बहुत आसान है। ये सिर्फ 15 सेकेंड में आप पता लगा सकते हैं कि आपको डायबिटीज है या होने का खतरा तो नहीं है। इसमें 3 चीजें हैं। नंबर 1 एज, अगर आपकी एज 40 ईयर से कम है तो आप 0 स्कोर, अगर 40 से 50 है तो आपका स्कोर 2 है, 1 है सो 2 है, अगर 40 से ज्यादा है तो वो 3 है, 40 से कम 1, 40 to 50 1 सॉरी, और 40 से मतलब कि 50 से अबव अगर है तो वो 3 स्कोर है। इसी तरह वेस्ट साइज की हम बात कर लेते हैं, कमर का साइज खवातीन में 80 सेंटीमीटर या इससे कम नॉर्मल है, अगर 80 ठीक है, अगर 80 है तो इसका मतलब स्कोर 0 है, अगर 80 से ज्यादा 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो आपका स्कोर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मेल्स में क्या है, 90 सेंटीमीटर नॉर्मल है, अगर 90 सेंटीमीटर तो आपका स्कोर 1 है, अगर 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो आपका स्कोर जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट वन जो है फैमिली हिस्ट्री, आप अगर आपके करीबी रिश्तेदारों में शुगर नहीं है तो आपका स्कोर 0 है, अगर करीबी रिश्तेदारों में शुगर है तो आपका स्कोर जो है वो क्या कहते हैं 1 हो जाएगा। आप इन तीनों स्कोर को जमा कर लें, अगर आपका स्कोर 5, 4 या 4 से ऊपर आता है तो समझ लें कि आपको डायबिटीज होने का खतरा है, अपनी शुगर चेक करा लें। बड़ी आसान, 4 या 4 से ऊपर है तो ऐसे तमाम लोगों को अपनी शुगर जो है वो चेक करा लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तान में AI और डायबिटीज के हवाले से कोई काम हो रहा है? देखिए, अभी कुछ प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शुरू हुए हैं। पाकिस्तान भी मतलब कि दूसरे ममालिक से पीछे नहीं है। अभी हम मतलब कि जो है डायबिटिक फुट अल्सर पर पैरों को जो जख्म होते हैं उनके हवाले से AI को इन्वॉल्व कर रहे हैं और हमारा भी इरादा है, हमारी एसोसिएशन का, कि मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलकर AI को शामिल किया जाए। तो जाहिर सी बात है इट विल टेक टाइम बट सोन वी डेवलप AI में मतलब कि बहुत अच्छे मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेंगे जो हमारे लिए बहुत माविन होंगे। ठीक।
अच्छा सर, क्या बच्चों और बड़ों की डायबिटीज में कोई फ़र्क है? जी हाँ, बच्चों और बड़ों की डायबिटीज में तो बहुत फर्क है। अगर हम डायग्नोसिस में देखें तो बड़ों की डायग्नोसिस में सिम्टम जाहिर नहीं होते, लेकिन जो बच्चों की डायबिटीज होती है उसमें सिम्टम्स में बहुत ज्यादा शिद्दत आ जाती है। ठीक है, बच्चों की डायबिटीज में क्या होता है कि कोमा डीके बहुत 250-300 पे हो जाता है, जबकि बड़ों की डायबिटीज में वो कोमा 500-600 जब काफी दिनों तक रहे तो तब होता है। बच्चों की डायबिटीज में इंसुलिन बहुत ही कम बनती ना होने के बराबर, बड़ों की डायबिटीज में इंसुलिन बनती रहती है, बल्कि नॉर्मल से भी ज्यादा होती है तशखीस के वक्त। इसी तरीके से बच्चों की डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें इंसुलिन इस्तेमाल करनी चाहिए। कोई भी अगर हमें मशवरा देता है कि बच्चों के लिए दवा इस्तेमाल करें तो खुदारा ऐसा ना कीजिए, उनके गुर्दे खराब हो जाएंगे। लेकिन बड़ों की जो डायबिटीज होती है उसको कंट्रोल करने के लिए पहले अद्वियात भी इस्तेमाल की जा सकती है, और फिर बाद में जहां जरूरत पड़े तो इंसुलिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा सर, आपने बताया कि बच्चों की इंसुलिन और बड़ों की इंसुलिन बनने में भी फ़र्क होता है, इस तरह की चीज़ें। ज़ाहिरी अलामत क्या होती हैं बच्चों में? देखिए, ज़ाहिरी अलामत बच्चों में जो होती हैं, जब बच्चों को डायबिटीज होती है तो उनका वेट एकदम गिरने लगता है, उनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, उनको पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। ये 3 अलामतें बहुत ज़्यादा शिद्दत से होती है। और इवन के हफ्ते में मैंने देखा है कि 10% ऑफ बॉडी वेट, अगर किसी का 70 kg वेट है तो उसका वेट कम होकर 60 kg या 50 kg तक चला जाता है। बहुत ज़्यादा वेट तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है बच्चों में। जबकि बड़ों में जो अलामात होती है ना, वो अलामात ये ट्रेडिशनल अलामात हैं, यानी कि पेशाब का बार बार आना, प्यास का बार बार लगना, भूख का बार बार लगना। बड़ों में ये अलामत शुरू में होती ही नहीं है। आमतौर पर जो उनमें अलामत होती हैं, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होना, तबीयत का सुस्त रहना, टांगों में दर्द होना, या खवातीन में बार बार पेशाब का इन्फेक्शन होना, दवा ली फिर इन्फेक्शन हो गया, दवा ली फिर इन्फेक्शन हो गया, दर्द है कि जा ही नहीं रहा, दर्द की दवाइयाँ खाते हैं तो वो चला जाता है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसी सूरत में अपनी शुगर को चेक करा लेना चाहिए। और इस एक अलामत जो बड़ों में ज़्यादा होती है वो ये होती है कि रात को जब वो सोते हैं तो उनका मुंह बहुत खुश्क हो जाता है। रात को सोने के बाद 2 मरतबा से ज़्यादा पेशाब आता है। 2 मरतबा नॉर्मल है, अगर 2 मरतबा से ज़्यादा पेशाब आता है, आपके जिस्म में थकन रहती है, दर्द रहता है, तो आपको चाहिए कि अपनी शुगर का टेस्ट करा लें या अपने डॉक्टर के पास जाएं, उससे कहें कि वो मेरी शुगर चेक करा लें। अच्छा सर, डायबिटीज लाहक होने की वजह क्या है? बड़ों बच्चों में सेम है या वो? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज जो बच्चों की डायबिटीज है ना, तो ये तो ऑटो इम्यून होती है। किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि उनका मुदाफियती निज़ाम जो बीटा सेल को ही खा जाता है। जबकि बड़ों की डायबिटीज में जो वजूहात है वो है लाइफ स्टाइल, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर में दूध दही वगैरह में आर्टिफिशियल चीज़ें जो डालते हैं, उन्हें प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो है। इसके अलावा मतलब ये कि जो है सुस्त रवि, यानी वर्जिश का ना करना, ठीक है ना, वर्जिश का ना करना, जंक फूड का और फ्राइड फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, और ख़ास तौर पर सॉफ्ट ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक, इनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। सॉफ्ट ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक का ख़ास तौर पर जो कि ब्लैक कलर के हैं, उनमें चीनी की मिकदार इतनी होती है कि 300 ml की एक बोतल में 40 साशे ऑफ चीनी होती है। बहुत ज़्यादा चीनी की मिकदार होती है, ठीक है। तो और इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री में ओबेसिटी, अगर वजन बढ़ रहा है, आप जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा टाइम पर ना सोना, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल ना करना, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए। गोश्त, चिकनी अशिया, फ्राइड अशिया को कभी कभी और ओकेजनली रखना चाहिए। ये वजूहात होती हैं जो डायबिटीज़ की तरफ लेकर जाती हैं। क्या ये मर्ज मौरूसी है? जी, मौरूसी भी होता है, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि डायबिटीज जो चाइल्डहुड ओबेसिटी आ रही है ना, बच्चे मोटे मोटे होते चले जा रहे हैं। हमारे स्कूलों में क्या है, वही जंक फूड, मिसाल के तौर पर बिरयानी और पुलाव हम खाया करते थे ईद और बकरा ईद पर। अब हर रोज पुलाव बिरयानी जो है अवेलेबल है, यहाँ तक कि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन स्कूलों में भी अवेलेबल है। बच्चे रोज वही हाई कैलोरिक फूड खा रहे, ठीक है। सैलेड की दुकान आपको नजर ही नहीं आती, लेकिन बिरयानियों की दुकानें आपको जगह जगह नजर आ जाएंगी कि 1 किलो के साथ आधा किलो फ्री भी मिल रही होगी। लेकिन मैंने पाकिस्तान में कहीं सलाद की दुकान नहीं देखी। हमें आदत डालनी चाहिए, बच्चों को शुरू से हमें ट्रेन करना चाहिए कि हमारे लिए सैलेड, सब्जियां, फ्रूट ज्यादा अहम है। गोश्त, जंक फूड ये नुकसानदेह है। अगर हम इस रविश में इसमें कामयाब हो गए, बहुत से ममालिक ने टैक्स बढ़ा दिया, हमारे यहाँ भी टैक्स बढ़ा दिया, उनकी कीमतें बड़ी करने से कुछ नहीं होगा। लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी होगी कि देखें ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है, और स्कूलों को इन चीज़ों पर पाबंदी लगानी होगी कि वो हेल्दी फूड प्रमोट करें।
और ये इस किस्म के फ्राइड फूड और जंक फूड जो है इनको वो स्कूलों से खत्म कर दे। बहुत सारे स्कूलों ने किया है और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इस पर काबू पाया जा सकेगा। सर वो माएँ जो बच्चों को अक्सर लंच में चिप्स दे रही हैं, चाहे वो ड्राई शेप में हो या फ्राइड शेप में हो, या इसके अलावा जो फ्राइड चीज़ें आ जाती हैं नगेट्स और इस तरह हाँ, देखिए बात क्या कहना चाहिए? बात ये कि मैं उन्हें यही कहूंगा कि उनमें बच्चों में जो है फ्राइड आइटम जो है कम से कम कंजम्पशन की आदत डालें। मॉडरेट अमाउंट में ज़्यादा बच्चे चिप्स खा लेते हैं, मॉडरेट अमाउंट में दे दें उन्हें, लेकिन साथ ही साथ जो उनका नाश्ता तैयार करें उसमें एग हो, उसमें दूध हो, या कभी वेजिटेबल का मतलब कबाब हो या वेजिटेबल की कोई चीज बनी हुई हो, उन्हें वेजिटेबल देखिए ना, पहले हमारे जमाने में, मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक कार्टून आया करता था जो पालक खाता था और फिर दिखाता था मैं इतना ताकतवर हो जाता हूं, है ना। तो बात यह कि हमें बच्चों को फ्रूट्स की अहमियत को उजागर करना होगा, फलों की अहमियत को उजागर करना होगा, उन्हें सब्जी और ताज़ा ग़िज़ाओं की तरफ लाना होगा। और ये जो आर्टिफिशियल ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, इनको हटाकर हमें ट्रेडिशनल ड्रिंक, देखिए अगर बच्चे को नींबू पानी बना के दे देते हैं आप घर में, नींबू पानी बना के दे देते हैं वो निस्बतन ज़्यादा अच्छा है। उसे अगर लस्सी दे देते हैं वो ज़्यादा अच्छी है। उसे दूध दे देते हैं, दूध की बोतल बना के दे देते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के, तो उसके लाख दर्जे बेहतर है कि वो सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करें। अच्छा सर, ज़ियादतीस के शिकार ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो अपने मर्ज़ से लाइल्म होते हैं, ये आपने कुछ देर पहले हमें बताया था। देखिए टाइप 2, जी सर, जी बोले। तो इस मर्ज़ की ऐसी कौन सी अलामत हैं जो तशख़ीस में माविन साबित हो सकती हैं? देखिए टाइप 1 डायबिटीज तो जाहिर सी बात है डायग्नोस हो जाती है कि उसमें तो पेशाब पर जाना, भूख लगना और प्यास लगना और वजन कम होना नुमायां होता है। टाइप 2 डायबिटीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें इब्तदाई 5 सालों में कोई अलामत नहीं होती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर आपको रात को सोने के बाद ज़्यादा पेशाब आता है, 2 मरतबा ज़्यादा पेशाब आता है, आपका मुंह खुश्क हो जाता है, जिस्म में दर्द रहता है, पेशाब में इन्फेक्शन की शिकायत, जलन बार बार होती है, तो आपको अपनी शुगर चेक करा लेनी चाहिए। यही अलामत हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ में नुमायां होती हैं। सर जैसा कि हम लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बदल चुका है जी, सोशल मीडिया की वजह से सोने जागने के औकात भी बदल जी चुके हैं। बिल्कुल। तो एक आम फर्द जो है वो कितने अरसे के बाद अपना डायबिटीज़ का टेस्ट करवाए ताकि वो उससे महफूज रह सके? देखिए जितने भी अफराद जो कि 40 साल से ज़्यादा हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपना डायबिटीज़ का टेस्ट ज़रूर कराएं। अब हमारे यहाँ जाहिर सी बात है कि तमाम टेस्ट खुद ही कराने पड़ते हैं और मरीज़ बेचारे माशी तौर पे इतने मजबूत नहीं होते, तो किसी इमरजेंसी में जाते हैं तो वो चेक करा लें। लेकिन बहुत आसान सा टेस्ट होता है, एक नाश्ते से पहले का FBS, नाश्ते के 2 घंटे बाद का RBS और HbA1c। ये सारे टेस्ट जो है मतलब 1000-1200 में हो जाते हैं। तो ये टेस्ट करा लें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अगर इनमें से 2 टेस्ट जो है वो एबनॉर्मल आते हैं तो वो आप समझ लें कि आपको डायबिटीज़ है। सर तीनों टेस्ट ही लाजिम मलजूम है या कोई एक इनमें से करवा? नहीं, इन 3 में से 2 का। देखिए अगर किसी शख्स को फास्टिंग ब्लड शुगर आ रही है ज़्यादा और उसमें शुगर की अलामत है तो वो कंफर्म है। HbA1c हम इसलिए कराते हैं कि HbA1c डायग्नोस्टिक नहीं है, हमें ये पता चल जाता है कि इसे कितने अरसे से डायबिटीज थी, ये किस लेवल पर खड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये नहीं है तो रैंडम और फास्टिंग दोनों करा ले। अगर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर रैंडम और फास्टिंग दोनों एबनॉर्मल आ रही है तो समझ लें कि वो डायबिटिक पेशेंट है। सर ये हमारे माशरे का एक अलमिया ये है कि हमारे यहाँ ज़ियादतीस के हवाले से इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं है, अगर हैं भी तो बहुत गिनी चुनी सी हैं। तो अगर किसी फ़र्द के खून में शक्कर की मिकदार ख़तरनाक हद तक बढ़ जाती है तो अहले खाना बर वक्त क्या कर सकते हैं हस्पताल ले जाने से पहले? क्योंकि हस्पताल लेके जाना भी एक बहुत बड़ा मरहला है, ख़ासतौर पर कराची में ट्रैफिक जैम में सारा कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो इस सूरत में क्या वो बर वक्त इकदाम किए? देखिए टाइप 2 डायबिटीज़ में ना अगर शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें आप एकदम से कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा। ठीक है, मरीज को पेशाब लगेगा, प्यास आएगी, कमजोरी महसूस करेगा, उसे पानी ज्यादा पिलाएं। अगर उसकी दवा या इंसुलिन आपके पास मौजूद है तो उस इंसुलिन की 6 to 10 यूनिट लगा लें, या अगर उसकी दवा जो नाश्ते से पहले वाली है वो डोज दोबारा दे दी जाए उसे। और टेलीफोन की सहूलत मौजूद है, आप अपने बेहतर होगा कि अपने डॉक्टर से रब्ता करके बताएं कि इतनी शुगर आ रही है, उसमें कोई मसला नहीं होगा। मसला कब होगा? जब उसकी शुगर गिरेगी। शुगर गिरने में जो है वो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो सकती है। अमूमन लोग बहुत घबरा जाते हैं शुगर गिरने में, क्योंकि मरीज़ जो है बिल्कुल ही अजीब व गरीब हो जाता है। जब शुगर गिरती है तो हाथों पैरों में लर्जा आने लगता है, भूख लगता है, मरीज़ कन्फ्यूज हो जाता है और बाज़ औक़ात बहकी बहकी बातें करना शुरू कर देता है। ऐसी सूरत हाल में शुगर चेक कीजिए, अगर उसकी शुगर 70 से बिलो है तो फौरी तौर पर 2 चम्मच चीनी का शरबत बनाइए,
वो पिला दें। अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज उसके 1 चमचा ग्लूकोज भर के उसके मुंह में डाल दें ताकि वो उसे जल्दी से पी ले। सिर्फ ये करें। या कोई शरबत आपके पास मौजूद है वो शरबत दे दे, या शहद है 1 चमचा शहद का दे दे, यानी चीनी वाली चीज उसे देनी है। और इसको फिर उसके बाद उसकी शुगर चेक करें, 15-20 मिनट बाद उसकी शुगर फिर चेक करें और फिर अपने डॉक्टर से रब्ता कर लें। लेकिन अगर शुगर मुसलसल गिरी रहेगी और आप मुसलसल गिरी रहेगी, मेरा पेशेंट बेहोश हो गया, तो उस सूरत हाल में तो आपको लाजमी तौर पर उसे अस्पताल लेकर जाना, वो घर पे कंट्रोल नहीं हो सकती। क्योंकि अगर शुगर गिरी ज्यादा देर तक गिरी रहे तो इससे मरीज को हार्ट अटैक हो सकता है, इससे मरीज को दिल का दौरा पड़ सकता है। जबकि बढ़ी हुई शुगर में कई घंटे भी गुजर जाते हैं तो उनमें इतना बड़ा नुकसान फौरी तौर पे नहीं रहेगा जब तक कि वो कई दिनों तक ना रहे। शुगर का बढ़ना, शुगर का गिरना दोनों नुकसानदेह हैं। आपने अपनी शुगर को हमेशा एहतियात में रखना है, कंट्रोल में रखना है। और इसके लिए आप HMBG करेंगे, यानी होम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, कभी सुबह नाश्ते से पहले, कभी नाश्ते के बाद, कभी दोपहर खाने से पहले, कभी दोपहर खाने के बाद, कभी रात खाने से पहले, कभी रात खाने के बाद, कभी रात को फजर के टाइम, या कभी जब आप शादी ब्याह में से वापस आए तो उस वक्त आप उसकी शुगर जो है वो टेस्ट करें, तो उस पता रहेगा कि भाई किस चीज़ शुगर मेरी किस तरह बढ़ रही। और खाने के बाद जब कभी कुछ नई चीज़ खाएं तो उसके 2 घंटे बाद भी शुगर कर लें, ताकि आपको पता रहे कि भाई मैंने बिरयानी के 2 चमचे लिए थे तो मेरी शुगर कितनी बढ़ती है, ताकि आप आइंदा वार्न रहे। अच्छा सर, अगर ज़ियादतीस की नौयत मामूली हो तो दवा का इस्तेमाल ज़रूरी है या सिर्फ परहेज भी मौसर साबित होता है? देखिए, बात यह है कि टाइप 2 डायबिटीज़ की हम बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है मामूली नहीं, ये तो एक ही होती है। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि भाई मैं दवा नहीं खाना चाहता, मैं डाइट पे कंट्रोल कर सकता हूं, बिल्कुल डायबिटिक पेशेंट डाइट पर कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अमली तौर पर हमने देखा है कि 2-3% से ज्यादा लोग डाइट पर कंट्रोल नहीं करते। उसकी वजह यह कि हमारे यहाँ जब लोग जाते हैं किसी के यहाँ मेहमान तो वो कहते हैं कि मुझे शुगर, अरे खा लो भाई कुछ नहीं होता। ये जो कुछ नहीं होता की थ्योरी है ना, ये बहुत कुछ कर देती है। तो लिहाजा उसके लिए बड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। 2-3% लोग डाइट पर कंट्रोल कर सकते हैं। गाइडलाइन तो ये कि भाई लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें, वॉक करें, ठीक है ना, खाने की मिकदार में थोड़ी कमी करें, जंक फूड को कट डाउन कर दें, सॉफ्ट ड्रिंक को हटा दें, और आप 10 मिनट से वॉक शुरू करें, फिर बढ़ाते बढ़ाते आधे घंटे दे दें। बहुत सारे मरीज ऐसे भी मेरी पूल में कि जो 30 साल से सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज पर अपनी शुगर कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल काम होता है। रिस्की तो नहीं, मुश्किल होता है, मुश्किल बहुत होता है, क्योंकि आप ये कर नहीं पाते। तो इस वजह से सर, जैसे भी आपने डाइट का जिक्र किया तो जरा इस पर भी रोशनी डालिए कि अक्सर मरीज जो हैं वो सिरे से ही शुगर अपने डाइट से ख़त्म कर देते हैं। देखिए, हम रोटी खाते हैं, ठीक है ना, बास लोग ये एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भाई अनाज और गंदम आपने बिल्कुल नहीं खाना है, जबकि ऐसा नहीं। हाँ, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ही नहीं लेने। जबकि माहिरीन जिन्होंने बरस की तहकीक के बाद बताया कि हमारे ग़िज़ा में 60% के करीब जो है वो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम्प्लेक्स होना चाहिए, ठीक है। अगर आप रोटी की ज्यादा मिकदार इस्तेमाल करते हैं तो उसको कम कर दीजिए। रोटी खाइए, आप 1 चपाती सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम आराम से खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने रोटी को बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट को खत्म करेंगे तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। लिहाजा ये कहना कि भाई मतलब रोटी छोड़ दें और सिर्फ अंडे ही खाएं, प्रोटीन और फैट अगर आप ज्यादा देंगे तो फिर आपके किडनी जल्दी डैमेज हो जाएंगे। मुतवाज़िन ग़िज़ा लें और मुस्तनिद डायबिटोलॉजिस्ट की और मुस्तनिद डाइटिशियन के मशवरे से लें, ठीक है ना। सिर्फ गूगल करके या चैट GPT से अपनी डाइट और अपनी मतलब तशख़ीस मत करें, क्योंकि वो अक्सर औक़ात जो फ्री का वर्जन है वो हमेशा गलत भी बता देता है। जो बात भी आपको नहीं पता चले, हमेशा अपने डॉक्टर के इल्म में लाइए कि डॉक्टर साहब मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। खाना छोड़ना आप कभी भी नहीं छोड़ सकते, एक अरसे तक छोड़ेंगे, उसके बाद जो है फिर आपका इतनी कैलोरी होने लगी कि आप पहले से भी ज्यादा खा लेंगे। लिहाजा मिकदार का ख्याल रखना है। छना, बगैर छना हुआ आटा, चक्की का आटा, उसमें थोड़ा सा जौ का आटा मिला लें, उसमें थोड़ा सा बेसन मिला लें, उसमें थोड़ा सा मकई का आटा मिला लें, तो थोड़ा सा हाई फाइबर मतलब ये डाइट आप बना लें। मैं समझता हूँ कि आप नॉर्मल वही खाइए जो तमाम लोग खाते हैं। मेरा एक जगह जाना हुआ पाकिस्तान से बाहर, जहां की मैं तकरीबन 7 लाख रुपीस खर्च करके सिर्फ ये लेक्चर सुनने गया था कि डायबिटिक डाइट। आप जानते हैं, मैं समझा कि इतनी सारी स्लाइडें होंगी वो ये लिखेंगे, उन्होंने सिर्फ एक जुमला मतलब एक जो है स्लाइड बनाई जिसमें लिखा हुआ था नॉर्मल डाइट माइनस शुगर डायबिटिक डाइट।
तो शुगर के मरीज को अपनी डाइट में शुगर निकाल देना चाहिए, चीनी या चीनी की चीजों को निकाल देना चाहिए, जैसे मिठाइयाँ, बेकरी आइटम्स को निकाल देना चाहिए, मिठाइयों को निकाल देना चाहिए, घी ना लें। हाँ, अगर घी असली है तो थोड़ी मिकदार में तो घी या मक्खन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे से आप अपनी डाइट को प्लान करें। कभी भी आज खुद या यूट्यूब या मतलब ये फेसबुक पर पेश की जाने वाली ग़िज़ाओं या उन पर हरगिज़ अमल ना कीजिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। अच्छा सर, डायबिटीज की पेचीदगियां क्या हैं? देखिए, डायबिटीज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि दीगर अमराज होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये एक ऐसा मर्ज है जिसमें इसकी पेचीदगियों का खतरा ज़रूर रहता है। ठीक है, चाहे वो देर से आए चाहे वो पहले आए। अगर शुगर का कंट्रोल, आपके ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वेट, ये सब चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं तो इसकी पेचीदगियां देर से जाहिर होती है। दो किस्म की पेचीदगियां होती है। पहली की पेचीदगियां माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन कहलाती है, यानी शुगर खून की नालियों पर अटैक करती है। खून की नालियों पर जब अटैक करती है तो ये गुर्दों को मुतासिर करती है, तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, तो सीकेडी हो जाती है, गुर्दे फेल हो जाते हैं। ये अटैक करती है आसाब पे, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है। पैरों पर असर अंदाज होती है जिससे डायबिटिक फुट अल्सर डेवलप हो जाते हैं। ठीक है ना। आंखों पर नजरअंदाज होती है क्योंकि आंखों में बारीक नालियां होती हैं, उनमें ब्लीडिंग हो जाती है, आंखों के पर्दों की नालियां मुतासिर होती है, डायबिटिक रेटाइनोपैथी होती है। और हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी खुदकार आसाबी निजाम जो है उसको मुतासिर करती है, जिसकी वजह से बहुत सारी पेचीदगियां, फेमिनिन प्रॉब्लम, हाजमे के प्रॉब्लम और दीगर प्रॉब्लम जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। जबकि दूसरी पेचीदगियां मैक्रोवेस्कुलर का मतलब है खून की बड़ी नालियों की पेचीदगियां। खून की बड़ी नालियां हमारे दिमाग में होती है, हमारे दिल में होती है, तो ये दिल की बीमारियां पैदा करती है। ये फालिज या मतलब कि स्ट्रोक का बाइस बन सकती है। अच्छा सर, ऐसा क्यों है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें जब दिल का दौरा पड़ता है तो उन्हें इस चीज का एहसास नहीं होता? वेरी गुड। देखिए, अभी मैंने एक बात बताई थी कि खुदकार आसाबी निजाम को कंट्रोल कर लेती है। ठीक है, जब ये खुदकार आसाबी निजाम जिसे जो है वो ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी पैदा हो जाती है, खुदकार आसाबी कमजोरी पैदा हो जाती है। खुदकार आसाबी निजाम जो है हमारा दिल, गुर्दे, दिमाग को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि शुगर के मरीज में दिल के दौरे की अलामत नहीं होती। आमतौर पर दिल का दौरा देखा गया कि रात में होता है, तो उन मरीजों में बजाय ट्रेडिशनल अलामत के चेस्ट में पेन, सांस का फूलना, बेचैनी के बजाय आमतौर पर मैदे में इस जगह ऐसा महसूस होता है कि गैस की शिकायत हो रही है। अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को रात को 3 या 4 बजे गैस की शिकायत होती है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। ये आपको दिल का दौरा भी हो सकता है। फौरी तौर पर जो है आप जल्द अज जल्द जो है वो दिल के अस्पताल में पहुंच जाए, तो इसकी वजह से अलामत अनमास्क हो जाती हैं। अच्छा सर, डायबिटिक फुट अल्सर क्या है? देखिए, डायबिटीज की वजह से, जैसे मैंने बताया था ना, खून की नालियों की वजह से, खून की बारीक नालियां अगर बंद होना शुरू हो जाती हैं तो उसकी वजह से जो जख्म पैदा होता है शुगर के मरीजों के पैरों में, उस जख्म को हम इस्केमिक फुट अल्सर कहते हैं। आसाबी निजाम जब कमजोर हो गया, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, तो उसकी वजह से जो जख्म पैदा होता है उसे हम आसाबी मतलब कि न्यूरोपैथिक फुट अल्सर कहते हैं। और दोनों की वजह से जो पैदा होता है, यानी आसाबी कमजोरी भी है, खून की गर्दिश भी कम है, तो उसकी वजह से जो जख्म पैदा होते हैं हम उसे न्यूरो इस्कीमिक अल्सर कहते हैं। न्यूरो इस्कीमिक अल्सर सबसे ज़्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पर जो है न्यूरोपैथिक अल्सर होते हैं। तीसरे नंबर पर इस्कीमिक अल्सर होते हैं। इस्कीमिक अल्सर में दर्द बहुत होता है, जबकि न्यूरोपैथिक में इतना सुन होता है कि आप उसका पैर भी काट दें तो उनको पता नहीं चलता। तो दर्द अल्लाह की एक नेमत है। लिहाजा डायबिटिक पेशेंट को हर विजिट पर जब भी वो अपने डॉक्टर के पास जाता है तो अपने पैरों का मुआयना कराएं। अगर डॉक्टर भूल जाता है तो शूज उतार कर डॉक्टर से कहें, डॉक्टर साहब मेरे पैर तो चेक करिए, और उसे कैटेगराइज कराए कि मुझे कितना खतरा है। इसमें कैटेगरीज होती हैं 3 के, हाई रिस्क है, वेरी लो रिस्क है, लो रिस्क है, ताकि आगे वो डॉक्टर उसके मुताबिक आपके पैरों के जख्मों की मनसूबाबंदी कर सके। सर, क्या ये दुरुस्त है कि दुनिया भर में हर 20 सेकंड के बाद शुगर का जो मरीज है जी, दुनिया में हर 20 सेकंड के बाद जो है एक शख्स अपनी टांगों से हाथ धो बैठता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर हम उन्हें डायबिटिक फुट केयर की एजुकेशन दे दें तो 80% ऑफ डायबिटिक फुट अल्सर जो है वो बच सकते हैं। इसे एम्पुटेशन कहते हैं, बिलोनी एम्पुटेशन कहते हैं। बिलोनी एम्पुटेशन का रेट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा था। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित, डॉक्टर जाहिद मियाँ, डॉक्टर याकूब अहमदानी, डॉक्टर आसिम बिन जफर, ये वो मतलब कि डायमंड है हमारे मुल्क के कि जिन्होंने मतलब कि डायबिटिक फुट पर इतना काम किया कि आज पाकिस्तान में डायबिटिक फुट अल्सर की वजह से
टांग कटने या पैर कटने या अंगूठा कटने का रेशो सबसे कम है, बहुत कम हो गया। मतलब ये कि पाकिस्तान ज़ियाबतीस में अगर पहले नंबर पर है, हाँ। तो लेकिन उसमें टांग कटने के जो रेशो है मरीजों में, उसमें वो कम नंबर जी, उसमें वो कम होता चला जा रहा है अवेयरनेस की वजह से, क्योंकि उन्होंने डॉक्टरों को अवेयर किया। जैसा कि मैंने बताया था ना कि इसका जो थीम था उसमें था कि डॉक्टरों को ट्रेन करें, तो उन्होंने इसके लिए पूरे पाकिस्तान में कैंपेन शुरू की, प्रोजेक्ट शुरू किए, डॉक्टरों को ट्रेन किया। क्योंकि जब आम डॉक्टर जो कि डायबिटीज से ताल्लुक में, उसको पता होगा कि मुझे अपने मरीज को क्या बताना है कि भाई आपने अपने पैरों को नंगे पांव नहीं चलना है, आपने रोज अपने पैर देखने, उसमें किसी किस्म की तब्दीली हो तो मुझे बताइए, गर्म पानी में से पैर नहीं धोने डायबिटिक पेशेंट थे, दरमियानी जगहों को मतलब हमेशा ड्राई रखना है, और रात को रोजाना कोई मॉइस्चराइजर अगर आप ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, सही है, वरना सरसों का तेल या खोपरे का तेल या कोई भी मॉइस्चराइजर, पेट्रोलियम जेली आप लगाएं। इसको आप हमेशा दरमियान में, मतलब उंगलियों के दरमियान में न लगाएं, अगर लग जाए तो उसे टिश्यू से साफ करें। शूज ऐसा पहने जिसका टॉप ब्रॉड हो। शूज हमेशा रात के वक्त खरीदें, दिन के वक्त ना खरीदें, क्योंकि शाम के टाइम हमारा पैर फैल जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम दिन में शॉपिंग करके आते हैं, जब रात को जूते घर में चेक होते हैं तो वो छोटे निकल आते हैं, ठीक है ना। किसी भी किस्म की होम सर्जरी डायबिटिक फुट पर नहीं करनी है। मतलब ये कि कुछ हो जाए तो फौरी तौर पर पायोडीन से साफ करें, और डॉक्टर से जितना जल्दी राब्ता हो सके आप चले जाएं, क्योंकि जल्दी जाने में फायदा ये होता है कि वो अंगूठा या वो पैर कटने से बच जाता है। लोग उस पर देसी चीजें लगाते रहते हैं, जर्राहों के पास चले जाते हैं या डॉक्टरों से देर से भेजते हैं, तो उसकी वजह से उसके पैर कटने का खतरा जो है वो ज्यादा होता है। इन तमाम मतलब कि मसाइल को, यानी एम्पुटेशन को हम 80% जो है प्रिवेंट कर सकते हैं ओनली डायबिटिक फुट केयर एजुकेशन में, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सक्सेसफुल इन दिस प्रोग्राम। अच्छा सर, ज़ियाबतीस को मतवाज़न सतह पर रखने के लिए क्या किया गया है? देखिए, मुतवाज़न ग़िज़ा में आपने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो है तीनों ग़िज़ाओं को लेना है, तीनों ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करना है। 50 से 55% में कार्बोहाइड्रेट लेना है, 15% के करीब फैट लेनी है, बाकी जो है मतलब 30-35% जो है प्रोटीन का इस्तेमाल करना है। हर ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मुतवाज़न होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो शुगर बढ़ती है वो रोटी खाने से ज़्यादा बढ़ती है, चावल और तेज़ी से बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप चावल जो है बॉइल्ड राइस लें, उसमें आप मतलब कि जो है सैलेड मिक्स कर लें, सब्जियां मिक्स कर लें, छोले मिक्स कर लें, लोबिया मिक्स कर लें, तो वो हाई फाइबर बन जाता है। खाने को जायकेदार बनाएं, फैट कम इस्तेमाल करें। 5 तेल के चमचे, यानी 5 ml वाले 5 तेल के चमचे 24 घंटे में आपका खाना बनना चाहिए। उसका तरीका है 1 सर्विंग 1 टीस्पून। अगर 5 अफराद का खाना बन रहा है तो उसका जो मसाला बन रहा है आप 4 ही चमचों में बनाएं। तैरता हुआ मतलब कि जो है वो नहीं होना चाहिए। बाजारी खाने, पाए, बिरयानी, नहारी या दीगर जो फास्ट फूड है। फलों में चीकू एक ऐसा फल है जिससे शुगर सबसे ज्यादा शुगर जिसके खाने से बढ़ती है। प्रोफेसर जमील जो कि बकाई यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं, बाकायदा उन्होंने इस पर रिसर्च की थी, तो पता ये चला कि भाई जिनको चीकू दिया गया था उन लोगों में शुगर ज्यादा बढ़ी। इसके अलावा आम, इसके अलावा चीकू तो हो गया था, तरबूज, इसके अलावा शरीफा, यानी जो बहुत ज्यादा शरीफ मीठे फल है इनसे शुगर बढ़ती है। लेकिन आम थोड़ी मिकदार में डायबिटिक पेशेंट ले सकता है। आम में विटामिन ए होता है और बहुत ज्यादा फाइबर होते हैं। लिहाजा डॉक्टरों से भी मैं कहूंगा कि जब वो अपने पेशेंट को आम की इजाजत दे तो उससे बताएं कि भाई इतना सा आम लेना है या इतनी फांक लेनी है। क्योंकि मैंने एक पेशेंट से कहा कि आप एक आम ले लीजिएगा, मैं ये कहना भूल गया था, तो छोटा आम, इत्तेफाक से मेरा उनके घर जाना हुआ तो मैंने देखा कि वो 1 किलो का बैगन फली आम रख के बैठे थे। डॉक्टर साहब आपने तो कहा कि एक आम खाना है, तो मिकदार बतानी है पेशेंट को। आप एक फांक लें, उसे थोड़ा थोड़ा मुंह में रखें, चबाते चुस्त रहे, तो घुमाते रहे, उससे हमारा सेटाइटिस सेंटर जल्द मतलब सैराब हो जाएगा और आपकी मतलब कि आम खाने की ख्वाहिश भी बढ़ जाए, बेहतर हो जाएगी। फलों में फ्रक्टोज होती है, इससे शुगर नहीं बढ़ती, लेकिन अगर इनको ज्यादा मिकदार में लिया जाए तो ये भी शुगर बढ़ने का सबब बनते हैं। तो लिहाजा फल हमेशा खाने के 2 घंटे बाद में थोड़ी मिकदार में लें। अगर हमेशा खाने थोड़ी मिकदार में लें। अगर आपकी रात को शुगर गिर जाती है तो ऐसी सूरत हाल में सोते वक्त भी एक फल लिया जा सकता है या 1 कप दूध लिया जा सकता है, जिससे आपकी शुगर नहीं गिरेगी। सर, 4 से कब साइंसदानों ने टाइप 2 ज़ियाबतीस जो है इसकी वैक्सीनेशन का एक आजमाइशी सिलसिला शुरू किया था, तो इस हवाले से भी ज़रा बताएं वो कहाँ तक पहुँचा है या ख़त्म हो चुका है? देखिए, हमारे यहाँ तमाम सोशल मीडिया पर ये शोर मचा दिया गया कि भाई टाइप 2 डायबिटीज़ की वैक्सीन आ गई है। ये वैक्सीन टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए नहीं थी,
अच्छा। ये वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज के लिए बनी थी और इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि एक आम आदमी से अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये टाइप 1 डायबिटीज में जो डायग्नोस हो जाते हैं, शुरू की जाती है, तो कुछ अरसे के लिए ये जो है उसको मौखर कर देती है, ठीक है ना। ये टाइप 2 डायबिटीज के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। टाइप 2 के लिए अगर वैक्सीन बताऊं ना तो मेरे नजदीक वैक्सीन है कम खाइए ज्यादा चलिए, ठीक है, कम खाइए और ज्यादा चलिए। आप डायबिटीज भी है तो आपको डायबिटीज आपकी बहुत अच्छी कंट्रोल हो जाएगी। अगर डायबिटीज नहीं है तो आपको डायबिटीज होने का खतरा कम हो जाएगा। ठीक। अच्छा सर, ये वैक्सीनेशन का जिक्र चला, तो अगर हम इलाज के हवाले से बात करें तो इस पर भी ज़रा रोशनी डालिए। देखिए, डायबिटीज का इलाज 3 पिलर पर होता है। इनमें से पहला पिलर जो है वो डाइट है, ठीक है, एक ट्राइंगल है, डाइट है। दूसरी एक्सरसाइज है, ठीक है, और तीसरी है मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन में इंसुलिन और गोलियां आ जाती हैं। देखिए, हम डायबिटीज के ट्राइंगल को इस तरह रखना चाहते हैं कि मेडिसिन ऊपर है, इसका बेस डाइट और एक्सरसाइज हो, लेकिन हमारे मरीज इसे इस तरह कर देते हैं, डाइट और एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि हमें बस मेडिसिन पर ही इसे कंट्रोल करें, किसी भी ट्राइंगल को इस पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। डायबिटीज के इलाज के लिए डायबिटीज की गोलियां मौजूद है, इंसुलिन मौजूद है। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए डायबिटीज के इंजेक्शन मौजूद है, जो तो इंसुलिन नहीं है। इसके अलावा डायबिटीज की सर्जरी भी पाकिस्तान में हो रही है। वो लोग जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं उनमें डायबिटीज की सर्जरी होती है, डायबिटीज की सर्जरी भी होती है। इसके अलावा आप मतलब कि जो है लो डाइट लेकर कम मतलब कि 600 कैलोरीज अगर रोजाना लें और एक्सरसाइज करें तो ये रिवर्स हो सकती है। पीटर श्वार्ट एक साइंटिस्ट है और डायबिटीज के IDF के सदर है। उनका कहना है कि अगर कोई मरीज 10,000 कदम रोजाना चलता है और अपनी डाइट को बेहतर कंट्रोल करता है तो उसकी जो है शुगर खत्म हो जाएगी, खत्म हो सकती है। और मेरे पेशेंट ने एक में ऐसा किया। तो देखिए, हम जो डायबिटीज की टाइप बता रहे हैं ना, इसमें एक टाइप ऐसी है, अब नई जो रिसर्च हो रही है वो बता रही है कि ये 4 टाइप नहीं और भी टाइप है। एक टाइप ओबेसिटी रिलेटेड है, जिसे अभी IDF ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि उनमें मोटापे की वजह से ये डायबिटीज होती है। अगर उनका मोटापा कंट्रोल कर लिया जाए तो उनकी डायबिटीज जो है वो खत्म भी हो जाती है। सर, हमारे माशरे में इंसुलिन के हवाले से भी खासे मफरूज़ात आम है। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर एक बार इंसुलिन लगा ली तो पूरी ज़िंदगी लगानी पड़ेगी, उनमें थोड़ा सा डर भी पाया जाता है। सर, इस हवाले से भी ज़रा कुछ बताइए। देखिए, हमारे माशरे में इंसुलिन से मुतालिक बहुत सारे मिथ पाए जाते हैं। उनमें से एक मिथ ये भी है कि भाई ये आखिरी इलाज है, इसके बाद कोई दवा असर नहीं करेगी। मैं इसका सबूत देता हूँ। देखिए, एक डायबिटिक पेशेंट जो टाइप 2 डायबिटीज है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो अस्पताल में होता है उसे इंसुलिन लगती है और जब वो घर आ जाता है तो उसकी इंसुलिन बंद हो जाती है, इंसुलिन छोड़ देता है। इसी तरह GDM यानी ज़च्चगी के दौरान आमतौर पर इंसुलिन तजवीज़ की जाती है। बच्चे की पैदाइश के बाद वो इंसुलिन ख़त्म हो जाती है। इंसुलिन एक बहुत अच्छी चीज़ है, हम सब इसलिए सेहतमंद है कि हमारे यहाँ इंसुलिन बन रही है। अब शुगर के मरीज में इंसुलिन नहीं बन रही, कमी हो रही है, डॉक्टरों से हिदायत करता है, वो कहता है नहीं मैं तो इसका आदी हो जाऊंगा। नहीं भाई, आप इसके आदी नहीं होंगे। टाइप 2 डायबिटीज में ये भी देखा गया है कि जब डायबिटिक पेशेंट चाहे वो इंसुलिन को छोड़ भी सकता है अपने डॉक्टर के मशवरे से। जब वो इंसुलिन शुरू करता है तो कुछ अर्से बाद उसका लबलबा इतना काम करने लगता है कि उसकी इंसुलिन इस्तेमाल होना बंद हो जाती है। बाज़ औक़ात मरीज हमारे पास इस हालत में आते हैं कि उनके गुर्दे खत्म हो गए, उनके गुर्दे बैठ चुके हैं, दिल का मर्ज है, बहुत सारी पेचीदियों के साथ आते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर आपको इंसुलिन हमेशा लगानी पड़ती है। इंसुलिन लगाना कोई वो आदत नहीं है बल्कि ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि अगर आपका डॉक्टर आपको इंसुलिन तजवीज़ करता है तो बराए मेहरबानी इंसुलिन ज़रूर लगाइए और उसकी हिदायत के मुताबिक जब छोड़ना चाहे तो उससे मशवरा करें कि क्या मैं इसे छोड़ सकता हूँ या नहीं, क्योंकि आपका डॉक्टर है जो बेहतर जानता है कि कब आपने इंसुलिन लगानी है और कब आपने इसे बंद करना है और कितनी मिकदार में लगानी है। लिहाजा हमेशा इंसुलिन के मामले में अपने डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। इंसुलिन अल्लाह का एक बड़ा अतिया है। एक साहब जो सोशल मीडिया पर बड़ा शोर मचा रहे होते हैं कि भाई ये इंसुलिन जो है सुअर से बनती है, ऐसा नहीं है। वो पोक इंसुलिन आनात तकरीबन दुनिया भर में ही बंद हो गई। ये DNA टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है, जिसमें जो इकोलाई होता है उस इकोलाई में जेनेटिक मटेरियल दाखिल किया जाता है और फिर वो जो सिक्रीशन देता है
वो इंसुलिन होती है, और ये इंसुलिन बहुत अच्छी है। अब तो एनालॉग इंसुलिन आ गई, यानी साइंसदानों ने उसकी चेन में भी तब्दील कर दी, जिसके बाद शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, इंसुलिन के पेन आ गए। तो लिहाजा इंसुलिन से हरगिज मत डरिए और इसे इस्तेमाल कीजिए, ये आपके लिए बेहतर जिंदगी की जामीन है। क्या आप जानते नहीं कि 1922 से पहले जब टाइप 1 डायबिटीज को इंसुलिन नहीं मिलती थी तो मर जाया करते थे। फ्रेडरिक बेंटिन और बेस्ट ये उस्ताद शागिर्द थे, इन दोनों ने मिलकर काम किया और इंसुलिन जो है बनाई। जैसा कि आपने बताया कि इन्हीं की सालगिरह का दिन जो है वो हम मनाते हैं वर्ल्ड डायबिटीज डे, ताकि उन्हें खराज तहसीन पेश कर सके। लिहाजा इंसुलिन से ना डरिए, ना घबराइए, इंसुलिन जिंदगी है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इंसुलिन शेल्फ में रखी रह जाती है और लोग कहते हैं मैं मर जाऊंगा, इंसुलिन नहीं लगाऊंगा। अच्छे अच्छे बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, चीफ जस्टिस लेवल के जब मेरे पास आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे बस इंसुलिन से बचा लें। भाई इंसुलिन तो आपके जिस्म में भी पैदा हो रही है, अल्लाह की नेमत है, उसे इस्तेमाल कीजिए और उससे इनकारी ना हो। ये आपके कंट्रोल को बेहतर रख सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल DCCG ट्रायल था, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन कंट्रोल कॉम्प्लिकेशन ट्रायल, उसमें इंसुलिन इस्तेमाल की गई थी और जिन लोगों ने इंसुलिन इस्तेमाल की गई थी उनका कंट्रोल ज्यादा अच्छा था। प्रोफेसर जॉजलिन ने कहा कि अगर आपका डायबिटीज का कंट्रोल अच्छा रहता है तो अपने डायबिटीज की पेचीदगियां बहुत ताखिर से आएंगी, उनकी रफ्तार बहुत स्लो होगी, क्योंकि डायबिटीज एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, इसकी कॉम्प्लिकेशन को तो आना है लेकिन उसको मौखर किया जा सकता है अगर आप डायबिटीज के कंट्रोल को बेहतर रखते हैं। डायबिटीज के कंट्रोल में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, वेट और शुगर, चारों चीजों को कंट्रोल करना है, सिर्फ नंबर गेम पर नहीं जाना है। अपने कंट्रोल को ऐसा रखना है कि आप में डायबिटीज की पेचीदगियां न हो, यही डायबिटीज का इलाज है। सर देखा गया है कि अक्सर मरीज वक्त पर दवा नहीं खाते हैं और मौलजीन जो हैं वो इस बात पर जोर देते हैं कि दवा वक्त पर खाई जाए। इसके अलावा सर अक्सर मरीज ये भी काम करते हैं कि खुराक की मिकदार कम ज़्यादा कर ले अज खुद, तो इस हवाले से भी हमें कुछ बताएं। देखिए, डायबिटीज की दवाई को वक्त पर लेना बे इंतहा ज़रूरी है। आपने जो वक्त बताया गया है उसी वक्त पर लें, उसमें रद्दोबदल हरगिज ना करें। बाज डायबिटिक पेशेंट या ब्लड प्रेशर के पेशेंट ऐसे होते हैं वो कहते जब मुझे महसूस होता है तो मैं खा लेता हूँ, ये रविश बिल्कुल गलत है। डायबिटीज की दवाइयां आपने हमेशा खानी है, इनको वक्त पर लेना है और साथ ही साथ आपने वक्त पर सोना और जागना है। 9 बजे से 12 बजे के दरमियान आप सो जाइए, ठीक है। कम से कम 7 घंटे डायबिटिक पेशेंट को अपनी नींद पूरी करनी है। अपनी प्लेट में सब्जियों को जगह ज्यादा देनी है, उसमें आपने गोश्त भी लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब कि गोश्त जो है वो छोड़ देना है। अच्छा गोश्त जो है आपके लिए फिश सबसे अच्छा है, जरूरत के मुताबिक मटन भी लिया जा सकता है और चिकन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन जितनी हमारी हथेली है, जितनी मोटाई है, इतनी मोटी और इतना गोश्त का टुकड़ा हर प्रोटीन डायबिटिक पेशेंट को चाहिए होती है। हम प्लांट प्रोटीन को ज्यादा लें, सब्जियों दालों को भी इस्तेमाल करें, साथ साथ फलों और गोश्त को भी कम मिकदार में इस्तेमाल करें, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर दिल चाहता है कि भाई आज दिल चाह रहा है कि मैं गोश्त का सालन खा लूँ, तो एक छोटी बोटी और शोरबे के साथ उसे ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। हर खाने के साथ सैलेड का इस्तेमाल करें। खाने के 2 घंटे बाद फल ले लें, या खाने के 2 घंटे बाद भूख लगे, क्रेविंग हो तो फल ले लें। छोले बना के रखें, लोबिया की चाट बना के रखें, जिंदगी को एंजॉय करें। आप वो छोलों की चाट, उसमें लेमन, नमक, ज़रूरत के मुताबिक अगर ब्लड प्रेशर है तो नमक ना डालें, थोड़ी मिकदार में नमक डालें, नमक हमेशा हल्का इस्तेमाल करें। तो मैं समझता हूँ कि आप शुगर को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेंगे अगर इसकी पाबंदी करेंगे। अच्छा सर, एक आम फर्ज ज़्यादती से महफूज कैसे रह सकता है, उसे क्या तदाबीर? देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले हम हाई रिस्क पेशेंट को जो है आइडेंटिफाई करें कि किनको डायबिटीज होने का खतरा है, उनको एजुकेट करें कि उनने खाना कैसे लेना है। हमने ये तस्वुर कर लिया कि भाई वर्जिश तो सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज या दिल के मरीज करेंगे। देखिए, अगर आप वर्जिश करते हैं और डायबिटीज नहीं है तो आप डायबिटीज से बच सकते हैं। वर्जिश करते हैं और डायबिटीज है, डायबिटीज का कंट्रोल अच्छा हो जाए। वर्जिश करते हैं और कोई कॉम्प्लिकेशन है तो डायबिटीज के फर्दर कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे और वो कॉम्प्लिकेशन कंट्रोल में आ जाएंगे, ठीक है। उन्हें बाकायदा जो है वो मुनज़्ज़म प्रोग्राम बना के दिया जाए, डॉक्टर से मशवरा करें और डाइटिशियन से मशवरा करें। अगर वो प्री डायबिटीज है तो वो अपने आप को डायबिटीज से तस्वुर करते हुए इस तरह चलेंगे तो जानते हैं कि डायबिटीज एक प्रिवेंटेबल डिजीज है। इसकी खूबी है, आप डायबिटीज से बच सकते हैं। अपने वजन को कम कीजिए, अपने ग़िज़ा में जंक फूड को हटा दीजिए,
वर्जिश रोजाना बाकायदगी से करनी है। साथ ही साथ मतलब ये कि जो है जंक फूड और सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल अपनी जिंदगी से हटा दें। अगर कभी दिल जाता है तो चले एक सिप ले लें, उसे ज्यादा देर तक मुंह में रखें और उसके बाद उसे जो है वो पिए। तो मैं समझता हूँ कि डायबिटीज से प्रिवेंशन बहुत आसान है। प्रिवेंशन पे कोई खर्चा नहीं आता। जहां आपने डाइट की बात की थी ना, डाइट और एक्सरसाइज पर रिसर्च बताती है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम डायबिटिक प्रिवेंशन प्रोग्राम बताता है कि डाइट और एक्सरसाइज पर डाइट शुगर को 58% जो है कंट्रोल किया जा सकता है, 58% प्रिवेंट हो सकते हैं। लेकिन हमारा तो ये तरीका बन गया कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम ये जहन बनाकर जाते हैं कि हमें डॉक्टर साहब ने कोई गोली लिख के देनी है। अगर आपका डॉक्टर डाइट और एक्सरसाइज बताता है तो करें, क्योंकि मेडिसिन का इम्पैक्ट जो है वो 34-36% लगे। तो हम मेजर चंक को छोड़ देते हैं और वो छोटे से हिस्से को हम चाहते हैं बस दवाओं पर कंट्रोल करें, दवाएं देते हैं। अच्छा सर, हमदर्द सेहत रिसाला खासा कदीम रिसाला है जी, और इसमें आप खासे अरसे से लिख रहे जी। हैं, तो हमारे यहाँ कारीन और नाजरीन इन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं पैगाम थोड़ा सा तवील होगा मेरा। हमदर्द सेहत हमारे यहाँ बाकायदगी से आता था। मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े कजन्स वो बाकायदगी से उसे पढ़ते थे, बल्कि एक बहुत बड़े अखबार के एडिटर भी हैं वो, जो हमदर्द सेहत को पढ़ा करते थे। मैं भी पढ़ता था और बड़ा मुतासिर होता था। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद मुझे कभी जो है हमदर्द सेहत में लिखने का इत्तफाक नहीं हुआ। एक दफ़ा का जिक्र है कि मेरा एक बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना हुआ। मैं ज़्यादातर किताबें बहुत पसंद करता था। मैंने वहाँ लाइब्रेरी में एक बड़ी बोसीदा सी किताब देखी। वो किताब उर्दू में थी। मैंने उस किताब को उठाया तो वो हकीम मोहम्मद सईद साहब की किताब ज़ियाबितिस नामा थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके वो किताब ले ली। उसकी कई कॉपियाँ वहाँ मौजूद थी। फिर उसका मुताला किया। फिर मैंने डायबिटीज़ में स्पेशलाइजेशन के लिए एडमिशन लिया और एक किताब मैंने पाकिस्तान से बाहर मंगाई जिसका नाम था टेक्स्ट बुक ऑफ डायबिटीज़, जो बहुत मोटी किताब थी। उसी के ऑथर ने उसकी किताब, छोटी किताब लिखी थी जिसका नाम था हैंड बुक ऑफ डायबिटीज़। मैं हैरान था कि हकीम मोहम्मद सईद साहब की किताब का जो थीम था वही उस किताब का थीम था। वो आज से काफ़ी अर्सा पहले, गालिबन वो किताब मुझे इतनी पुरानी लग रही थी कि 60-65 में लिखी गई होगी। तो हकीम साहब का विजन बहुत अच्छा था। लेकिन उस हमारे यहाँ ये कि हम अपनी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और बाहर की अब्रोड की चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं इतना मुतासिर था कि मैंने उस किताब को पढ़ा। फिर जो करंट मतलब एक मालूमात थी, उस मालूमात के ऊपर पूरी ये किताब जो है, ये किताब आप और डायबिटीज़ जो है, ये किताब तहरीर की। शायद अगर हकीम साहब वो किताब ना लिखते तो मैं भी ये किताब ना लिखता। तो मैं उन्हें आज भी सल्यूट करता हूँ और उनके विजन को मतलब ये कि जो है मैं सल्यूट करता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ मतलब जैसा है रविश वो आप जानते ही। अब मैं मरीजों को बस 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि अगर आपको डायबिटीज़ नहीं हुई है तो कोशिश करें कि डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम में शामिल हों। डायबिटीज़ हो गई है तो अपने डायबिटीज़ के कंट्रोल को अच्छा रखें, ज़्यादा चलें, कम खाएं, जंक फूड और ज़्यादा डीप फ्राइड अशिया का इस्तेमाल कम से कम करें। हमदर्द सेहत हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इसके जो कंटेंट है वो बच्चों ही के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों के बारे में आगाही प्रोवाइड करने का बड़ा ज़रिया है। और एक तबका अभी भी ऐसा मौजूद है जो कि प्रिंट मीडिया पर ज़्यादा फोकस करता है। आलिया काशिफ अजीमी, इन्होंने मुझे मोटिवेट किया। हालांकि मेरा लिखने का कोई मूड नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा और देखता आ रहा था कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें मैं अपना हिस्सा डालूं, तो मैंने भी हमदर्द सेहत के लिए लिखना शुरू किया और मतलब ये कि जो है वो मुसलसल लिखता चला जा रहा हूँ। मेरे लिए आज एक एजाज़ की बात है कि मैं हमदर्द सेहत में लिखता था और आज हमदर्द सेहत ही मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। आई ऑलवेज बी रिमेंबर इट कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा फ़ख्र है, क्योंकि मैंने कहा ना मैं हकीम मोहम्मद सईद साहब से बहुत मुतासिर था। उनकी कई नज़में जो कि अमराज पर थी उस पर मैंने लिखी। तो मैं आपके लिए अपनी नज़म डायबिटीज़ का सिर्फ आखिरी शेर आपके लिए लिखूंगा कि ज़िंदगी में अपनी रखिए एतदाल, ज़िंदगी में अपनी रखिए एतदाल, ये मरज़ फिर पास आए क्या मजाल। सर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमदर्द सेहत के लिए हमें इंटरव्यू दिया
और बहुत अच्छा आपने हमें बताया, बल्कि आपका कहना बजा है कि अगर ज़िंदगी में एतदाल रहे तो ना सिर्फ ज़ियाबतीस बल्कि हम कई अमराज से भी महफूज रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। ओके, अल्लाह हाफिज़।